हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना फंक्शन चैप्टर। एक्सरसाइज 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था और फिर मैंने बोला था कि आगे आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन सीखा है। अभी हमें क्या क्या सीखना है? अभी हमें सीखना है फंक्शन का डोमेन क्या होता है, अभी हमें सीखना है फंक्शन का रेंज क्या होता है, अभी हमें सीखना है फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस के हमें ग्राफ सीखने हैं, ठीक है। और फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस की स्टडी करनी है, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनकी हमें स्टडी करनी है। इस चैप्टर में हमें इतना कुछ करना है, ठीक है। और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन, बेसिक टाइप्स, पीस वाइज, हाँ ये सारे हैं। तो इतनी चीज़ें अभी हमें डिस्कस करनी है। अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने सीखा है बेसिक कंसेप्ट फॉर फंक्शन, और उसी बेसिक कंसेप्ट में हमारे इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। आज हमें करना है डोमेन। तो डोमेन होता क्या है? बेसिकली डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है किसी फंक्शन में एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y का जो फंक्शन है वो है x अपॉन x माइनस 2, ये हमारा फंक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज डालने पे मुझे y की वैल्यू मिलेगी? कौन सी वैल्यूज डालने पे मुझे y की वैल्यू मिलेगी? मुझे हर एक वैल्यू डालने पे यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी। मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये मिलेगा 0 अपॉन 0 माइनस 2, मतलब 0 अपॉन माइनस 2 मतलब 0। मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन माइनस 1 तो माइनस 1। ये सारी वैल्यूज डालने पे मुझे y की वैल्यू मिलेगी, बट एक ऐसी वैल्यू है जो डालने पे मुझे y की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। बोलो कौन सी? कौन सी? x इक्वल टू 2। कैसे? देखो x इक्वल टू 2 डालू तो 2 अपॉन 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब 2 को छोड़ के मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो उसके लिए y की वैल्यू डिफाइंड है, मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पे कोई भी रियल नंबर चलेगा एक्सेप्ट 2। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोम ऑफ f, मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, वो होता है हमारा डोमेन। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो ऑल रियल नंबर, आप 1.5 डाल दो, आप 1.73 डाल दो, आप 1.683 डाल दो, कुछ भी डाल दो, सबके लिए y डिफाइंड होगा। बट अगर आप x इक्वल टू 2 डालते हो तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्सेप्ट 2 ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन कैलकुलेट कैसे करते हैं? डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आप फंक्शन को देखो और समझो, ऑब्जर्व करो कि किन वैल्यूज की, x की किन वैल्यूज डालने पे, कौन सी वैल्यूज डालने पे जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफाइन होगा। बस इतना आपने पता कर लिया तो आपका डोमेन आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली बात। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी फंक्शन अपॉन अपॉन में दिया है तो वहां पे देख लो यार कि कौन सी ऐसी वैल्यू डालने पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को रूट वाला क्वेश्चन अगर आया, सपोज दिया है रूट 25 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं हर एक वैल्यू चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूं 4 तो 25 माइनस 4 आ जाएगा 21, x की वैल्यू डाल दूं 5 तो 25 माइनस 5 20। और दूसरी चीज जो रूट में होती है वो चीज हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव नंबर आया तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इमेजिनरी, और अगर कोई चीज इमेजिनरी है तो वो चीज फिर रियल नहीं होती, और अगर वो चीज रियल नहीं है तो वो चीज डिफाइन भी नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? या तो 0 रहना चाहिए या तो 0 से बड़ा रहना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दूसरी चीज कि जो रूट वाले नंबर होंगे उसको हमेशा आप लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीज याद रखना, एक तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आपको निकालना है कि जो फंक्शन है वो कहां पर डिफाइन नहीं है, अगर आपको निकालना है, मेरी बात सुनो, अगर आपको निकालना है, चाहिए तो हिंदी में लिख लो, अगर आपको निकालना है कि कोई फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं है तो उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको पुट कर दो 0 के इक्वल। और दूसरी चीज कि अगर आपको निकालना है कोई फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है और वो फंक्शन रूट में है तो उसके रूट की वैल्यू को पुट कर दो लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन
क्यों लेस देन? क्योंकि तब आपको मिलेगा वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर आपको निकालना है रूट वाला फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है तो उसको आप पुट करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो चीज पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, फंक्शन इज डिफाइन। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो लॉग भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो साइन का डोमेन होता है वो होता है सॉरी साइन नहीं, रेंज बोल रहा था मैं, तो -1 से 1 होता है, उससे ज्यादा है उससे कम नहीं होता है। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशन होती है, बट आपके बोर्ड लेवल पे लॉगरिथम, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब उतना ज्यादा नहीं है। लेट मी सी, यस नहीं है। आगे आपको लॉग वाले क्वेश्चंस है तो लॉग वाले के लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, है ना। तो लॉग के लिए भी यहाँ पे आपके पास कुछ भी डोमेन वगैरह का नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में जितना है कितना है, आपके टेक्स्ट बुक में स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर वाला, दो ही केस है, तो हम लोग ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, उन वैल्यूज पे जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। मजा आया? चलो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। डोमेन समझ गया ना, वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है, किसकी, एक्स की, वाई की नहीं, एक्स की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a minus x upon b minus x and f of 2 is undefined, f of 2 is undefined and f of 3 is 5, so find a and b। ठीक है, f of 3 की वैल्यू 5 है और f of 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। मैंने बोला फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है, या तो उसके रूट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए या तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ पे रूट तो दिख नहीं रहा है, तो एट f of 2 फंक्शन इज अनडिफाइंड, मतलब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर एट x इक्वल टू 2 फंक्शन f of x इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जो b माइनस एक्स है उसकी वैल्यू 0 है और x इक्वल टू क्या है, 2 है, तो b माइनस 2 इक्वल टू 0 है, देयरफॉर b की वैल्यू 2 है। अरे भाई b की वैल्यू 2 होगी तभी ना फंक्शन x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइन होगा। कैसे प्रूफ करो, देखो a माइनस 2 अपॉन b माइनस 2, बताओ b की किस वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। b की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या दिखेगा, हमारा फंक्शन दिखेगा a माइनस 2, आई एम सॉरी a माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा हमारा फंक्शन दिखेगा क्योंकि हमें b की वैल्यू मिल गई। अब बोला है f ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, सो f ऑफ 3 इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3। f ऑफ 3 कितना है, 5 है, तो 5 इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन -1, तो -5 इक्वल टू a माइनस 3, तो -5 प्लस 3 इक्वल टू a, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई -2। तो हमारा a है -2, हमारा b है 2, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या आ गया, हमारा फंक्शन आ गया -2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। समझ आ गया कैसे करने का। फंक्शन बोला था f ऑफ 2 पे नॉट डिफाइंड है, f ऑफ 2 पे नॉट डिफाइंड है मतलब b माइनस 2 जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड है ना, तो b माइनस 2 0 हुआ तो b की वैल्यू तुरंत मिल गई। b की वैल्यू जैसे मिली मैंने इसमें पुट किया और फिर बोला था f ऑफ 3 5 है, तो x की जगह मैंने 3 डाला, f ऑफ 3 मुझे 5 पता था, सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई। समझ रहे हो कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो g तक क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके बेस्ड हैं डोमेन पर। तो चलिए खटाखट डोमेन निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट a f ऑफ x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये है आप लोगों का पहला फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइन हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से +∞। मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, हर एक के लिए ये क्या होगा, डिफाइन होगा। आप 0 डाल दो, -1 डाल दो, 2 डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, हर एक के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। Therefore, the domain of a function is R। R बोले तो रियल नंबर। ठीक है, B में बोला है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। तो हमें पता है यार डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे डोमेन निकालने के लिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। ठीक है, x माइनस 2 जो है देखो ऐसा लिखेंगे, इफ g ऑफ x इज डिफाइंड, देयरफॉर जो x माइनस 2 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि 2 को वहां भेज दो, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर g ऑफ x इज डिफाइंड
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 2। मतलब यहाँ पे 2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक करो, g ऑफ x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ g ऑफ x इज r-2। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब होता है हर एक रियल नंबर चलेगा एक्सेप्ट 2। तो समझे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने का। तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और क्वेश्चन नंबर सी आप लोग कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, उसमें बस रूट आ गया, तो रूट के लिए क्या करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को देखो रेंज भी पता करना है, बट रेंज हम लोग अभी पता नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग डोमेन पता करेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको रेंज सिखाऊंगा, तब हम लोग रेंज पता करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग डोमेन करेंगे, अलग अलग करा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। किया आपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। थर्ड वाले में बोला है h ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। तो यार सिंपली देखें तो हम लोग यहाँ पे ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो रूट x प्लस 5 से इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। तो h ऑफ x इक्वल टू रूट x प्लस 5 इंटू रूट x प्लस 5, और नीचे भी आ गया रूट x प्लस 5 और यहाँ पे है x प्लस 5। अब देखो ऊपर रूट x प्लस 5 मिलकर रूट हट जाएगा और नीचे है x प्लस 5 इंटू रूट x प्लस 5। तो इसका मतलब x प्लस 5 कट गया, तो हमें मिला 1 अपॉन रूट x प्लस 5। तो हमारे पास यहाँ पे देखो रूट आ गया है, तो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ h ऑफ x इज डिफाइंड, देन देखो मैं चाहता तो रेंज और डोमेन दोनों एक साथ करा सकता था, बट दोनों एक साथ कराऊंगा ना तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, फिर आपको भारी जाएगा वो, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अलग अलग करा रहा हूँ। तो अगर h ऑफ x डिफाइंड है तो इसका मतलब x प्लस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का मतलब क्या है? वो -5 से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा नहीं पता, बट बड़ा होना चाहिए। क्या -5 यहाँ पे चलेगा? मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे -5 मुझे चलेगा? -5 डालो यहाँ पे, -5 प्लस 5 ये तो 0 बना रहा है, तो इसका मतलब -5 भी मुझे यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 डालेंगे, ग्रेटर देन 0 डालेंगे। तो इसका मतलब x बड़ा रहना चाहिए -5 से। देयरफॉर डोमेन ऑफ h ऑफ x इज -5 से इन्फिनिटी। ब्रैकेट पर ध्यान रखना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इस ब्रैकेट का मतलब होता है a से b अगर है तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें a और b के बीच के सारे नंबर्स हैं बट a और b नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें a और b के बीच के सारे नंबर्स हैं और a और b भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन -5 था, तो इसका मतलब -5 यहाँ पे नहीं रहना चाहिए बट उसके आगे के नंबर्स रहने चाहिए। तो -5 पे इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट बनाया। और इन्फिनिटी पे कभी भी ओपन ब्रैकेट नहीं आता, ये वाला ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल हमेशा आता है इन्फिनिटी पे, क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता। इन्फिनिटी कभी भी कहीं पे इंक्लूड नहीं होता है, तो इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा यही ब्रैकेट रहेगा, फिक्स है वो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? हमने रूट को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया, 0 लिया, बट फिर हमने देखा कि वो -5 पे भी 0 बना रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 भी नहीं हो सकती है बट उससे बड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने इसका डोमेन पता किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है f ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। f ऑफ x है, यस। तो एक बात मुझे बताओ, क्या क्यूब रूट में भी आप वो वाला कंसेप्ट लगाओगे कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है -4 का क्यूब क्या होता है? -64। तो -64 का क्यूब रूट क्या होगा? -4। तो क्यूब रूट में ये झंझट नहीं होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूब रूट में आप माइनस भी डालोगे तो चलेगा। कैसे? मैं प्रूफ करता हूँ, देखो -64 के फैक्टर्स क्या होंगे? -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है। क्योंकि आप -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, आप 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, बट आप -4 का क्यूब करोगे तो -64 आएगा, और -4 का +4 का क्यूब करोगे तो +64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4 और +4 दोनों का स्क्वायर सेम था, बट क्यूब में ये झंझट नहीं होती है, तो यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज भी चलेंगी। तो क्यूब रूट में हर एक वैल्यू चलती है। तो इसका क्या हो गया डोमेन? इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ f इज r। इसका रेंज भी वही होगा, बट रेंज हम बाद में देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में देखो जो बोला, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, और इनइक्वालिटी में आप लोगों को थोड़ा सा सिखाता हूँ और उसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ वे भी करो मेथड की ओर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 और 5 माइनस x। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले
वेवी कर्व मेथड से हम पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो x माइनस टू और 5 माइनस एक्स रूट के अंदर है, मतलब ये अगर फंक्शन डिफाइन है तो x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स हमेशा कैसे रहने चाहिए, हमेशा बड़े रहने चाहिए जीरो से, हमेशा कैसे रहने चाहिए, जीरो से बड़े रहने चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो x माइनस टू है बट यहाँ पे 5 माइनस एक्स है, मुझे इसको x माइनस 5 बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे मेरे पास दो नंबर्स है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6, बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो उस साइड है। अभी मैं अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6। अब बताओ कौन बड़ा है, अब -4 बड़ा है, तो इसका मतलब देखो ना इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू नहीं सिर्फ लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस टू, यहाँ पे माइनस अंदर गया तो 5 माइनस हो गया, x प्लस हो गया, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। समझे इनइक्वालिटी कैसे चेंज हुई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आता है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले बनाते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम इसके टर्निंग पॉइंट्स लिखते हैं। टर्निंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे x की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है। एक तो मैं x इक्वल टू 2 डाल दूं तब ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब एक टर्निंग पॉइंट है 2, और एक पॉइंट है 5 में अगर इसमें डाल दूं तो भी ये 0 बन जाएगा, मतलब एक और पॉइंट है 5। ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहले आपने टर्निंग पॉइंट पता कर लिए। अब जरा देखो कि 5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू डालने पे ये फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इतना चेक करो। अगर मैं 5 से इन्फिनिटी के बीच में चलो 6 डालता हूँ तो 6 डालने पे देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 5 से इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर ये यहाँ पे आप लोग 2 से 5 के बीच में कोई नंबर डालो तो 2 डालने पे चलो 3 डालते तो ये देखो पॉजिटिव आ रहा है बट ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जा रहा है, तो 2 से 5 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ क्या आता है, 0 डालता हूँ, 0 माइनस 2 0 माइनस 5 -2 इंटू -5 प्लस 10, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है -2 से 5 के बीच में। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 से 5। ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 पे डिफाइन होगा। क्या 2 और 5 इंक्लूडेड रहेंगे, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं 2 यहाँ पे डालता हूँ तो ये 0 बन रहा है, क्या रूट ऑफ 0 डिफाइंड होता है, होता है। 5 डालू तो 5 माइनस 5 0 बन रहा है, क्या ये 0 डिफाइंड होता है, होता है। तो इसका मतलब 2 से 5 इसका क्या है, डोमेन है। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज 2 से 5। 2 और 5 कैसे रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये काफी इजी था, वेवी कर्व मेथड से आसानी से हो गया। अब वेवी कर्व मेथड अलग अलग जगह पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं मैं। अभी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दे दूं इक्वेशन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड होते हैं एक्चुअली अपने पास। यहाँ पे हम लोग वेवी कर्व ना लगा के दूसरी चीज भी कर सकते थे। दो केस बनाओ, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, या तो x माइनस 5 नेगेटिव हो तब आएगी, या तो x माइनस 2 नेगेटिव हो तब आएगा। दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो केसेस बना के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, बट वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दो इक्वेशन थे तो इजी था दो केसेस बना के सॉल्व करना, बट ऐसा 3-3 आ जाए तो आपको कई सारे केसेस बनाएंगे। कैसे, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव हो, ये दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे कई सारे केसेस बन रहे, एक और बन रहा है देखो। तो 4 केसेस आप बनाओगे तब जाके ये सॉल्व होगा। इसमें आप 2 केसेस बनाते तो हो जाता। केस 1 क्या रहता, केस 1 रहता x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी नेगेटिव ना, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 5। केस 2 क्या रहता, केस 2 रहता x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता, 5 से कम और 2 से ज्यादा, ज्यादा या कम, नेगेटिव ना तो कम। तो इसका मतलब 2 से 5 इसका क्या हो जाता, डोमेन हो जाता। बट ऐसे केसेस ना बना के वेवी कर्व मेथड देखो चिंदी था, है ना। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती तो आप क्या करते, आप उसमें माइनस इन्फिनिटी से 2 लेते और 5 से इन्फिनिटी लेते यूनियन करके। ठीक है, अब जैसे देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप वेवी कर्व मेथड में क्या करोगे, सबसे पहले वेवी कर्व मेथड में हम बनाते एक नंबर लाइन। मेथड का नाम देख लो, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व वी। ठीक है मेथड। अब इसमें आप लोग टर्निंग पॉइंट ढूंढो, 1 2 3 इसके टर्निंग पॉइंट है, 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है। 3 से इन्फिनिटी के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नंबर डाल के देखो, 4 डालेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये है पॉजिटिव। अच्छा बार बार हम ऐसे डाल के देखेंगे नहीं, कुछ कंडीशन होती है उन्हें देख लो। सबसे पहले इसकी पावर ऑड रहनी चाहिए, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, सबकी पावर 1 है ना, और 1 कैसा होता है ऑड नंबर, मतलब सबकी पावर यहाँ पे ऑड है। तो जब भी ऐसी पावर ऑड रहे ना तो आप शुरुआत करोगे, मतलब लास्ट वाले टर्निंग पॉइंट में लिखोगे प्लस और फिर अल्टरनेट चला दोगे। अल्टरनेट मतलब ये प्लस है ना तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कुछ नहीं चेक करना है अब, प्लस माइनस ऐसा कर दिया आपने। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आप ले लोगे 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, मतलब इसका आ जाएगा 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका डोमेन। अब सपोज अगर ये ऐसा होता x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं आप, टर्निंग पॉइंट तो ठीक है, 1 है 2 है 3 है, प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, ठीक। अब मैंने बोला सबसे पहले आप अल्टरनेटिवली चालू कर दोगे प्लस से। तो जो ये वेवी कर्व मेथड होता है ना, ये एग्जैक्टली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे देखो -3 है तो आपने यहाँ पे प्लस तो लगा दिया, बट आगे आपको देखना है 2 से 3 में क्या आएगा। 2 से 3 में यहाँ पे आप लोग नॉर्मली जो आप करते हो वही करोगे, क्या करते हो माइनस लगाते हो, बट 1 से 2 के बीच में देखो 2 के अराउंड, 2 कौन सा टर्निंग पॉइंट है, इसका टर्निंग पॉइंट है, तो 2 पे क्या है स्क्वायर है। तो जब भी पावर इवन हो जाए ना तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा साइन होगा वो सेम टू सेम कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने बोला नॉर्मली तो आप पहले प्लस लिखते हो फिर अल्टरनेट करते हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा करते हो। आपने प्लस लिखा आपने माइनस लिखा, बट यहाँ पे 2 आ गया। 2 क्या है, 2 पे देखो यहाँ पे 2 जिसका टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो पावर इवन हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम साइन कंटिन्यू कर दोगे, माइनस डाल दोगे, माइनस डाला था फिर से माइनस डाल दोगे। इसको रीचेक करने का तरीका होता है, आपके पास इतना टाइम रहता है कि रीचेक कर सकते हो। अगर पावर ऑड है तो ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हो। अगर पावर इवन हो रही है तो आप चेक कर लो ना, 4 डालो, 4 डालोगे देखो पॉजिटिव रहेगा। 2 से 3 के बीच में 2.5 डाल दो, 2.5 डालोगे ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया, ये भी ठीक है। 1 से 2 के बीच में चलो 1.5 डाल दो, तो 1.5 डालने पे आप देखोगे कि ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो वैल्यू डाल के। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था माइनस वाला नंबर, तो माइनस वाला नंबर देखो यहाँ से यहाँ है, तो इसका डोमेन आ जाएगा 1 से 3। समझ में आ गया वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग सारे टर्निंग पॉइंट लिखो, प्लस माइनस अल्टरनेट चला दो, फिर आपको जो चाहिए उसके ऊपर सर्कल करके वो रेंज लिख दो, ठीक है। आई होप अब आप लोग कर ले जाओगे। तो ये समझा कैसे किया हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा। इसमें बोला f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस x, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यार डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो फॉर f टू बी डिफाइंड, जो 7 माइनस x है वो सबसे पहली बात 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देयरफॉर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 7, x 7 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। अब दूसरी बात, ये रूट वाला नंबर क्या रहना चाहिए, ऑल्सो ये जो रूट वाला नंबर है ये कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। बट क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये 7 माइनस x है, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 7, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग इसका वेवी कर्व मेथड से पता करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड लगाया हमने, टर्निंग पॉइंट बताओ 3 है और 7 है, 3 और 7 पे फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखा 3, यहाँ पे मैंने रखा 7, दोनों की पावर क्या है, ऑड है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगाओ पावर 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ पावर 1 है, तो पावर कैसी है, ऑड है। तो मतलब राइट मोस्ट साइड में आपने प्लस लगाया, फिर माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला मतलब 3 से 7। क्या मैं 3 को इंक्लूड कर सकता हूँ, यस, क्योंकि यहाँ पे 3 डालो तो 0 बन रहा है। क्या मैं 7 इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 7 को हमने पहले ही बोल दिया है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो आएगा 3 से 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 7 पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है। 3 को क्यों करेंगे, क्योंकि 3 पे 0 आ रहा है ना, नॉट डिफाइन थोड़ी ना हो रहा है। तो 3 से 7 इसका क्या आ गया, डोमेन, ठीक है। समझा ना कैसे किया हम लोगों ने। एक्चुअली देखो वेवी कर्व मेथड मल्टीप्लिकेशन में लगता है, बट हम लोगों ने डिवाइड में लगा दिया। कैसे लगाया, इसको पूरा मेथड होता है, बट वो चीज़ बताई नहीं जाती। कैसे होता है देखो, ये बातें बताई नहीं जाती। x माइनस 3 और नीचे x माइनस 7 है, हम क्या करते हैं, हम x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और ये कैसे है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ऊपर हो जाता है x माइनस 3 x माइनस 7 और नीचे हो जाता है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो इसका तो झंझट नहीं है क्योंकि पावर कैसा है, स्क्वायर है। तो -4 करो, -5 करो, -6 करो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है, तो इसका टेंशन नहीं होता है। तो अब बन गया ना बेबी कर्व मेथड के तरीके से सॉल्व करने वाला। बट आप लोग ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात आती है एग्जाम में कैसे करें, तो एग्जाम में आप लोग दिखा सकते हो ऐसा कर्व बना के और फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। एग्जाम में आपको मार्क्स ये देखो 2 मार्क का आएगा, आप लोगों को 1 मार्क रहेगा इतने पे और 1 मार्क रहेगा इतने पे। आप बेबी कर्व का ये वाला डायग्राम नहीं बनाओगे, डायरेक्टली बता दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है f ऑफ x इक्वल टू 16 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर f टू बी डिफाइंड, f के डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है भाई कि रूट वाला नंबर कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसका मतलब जो 16 है वो ग्रेटर रहना चाहिए एक्स स्क्वायर से, दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैसा रहना चाहिए, 16 से छोटा रहना चाहिए, है ना। अब दोनों साइड रूट लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा सोच रहे होगे ना कि लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, मतलब इसकी रेंज है -∞ से 4, इसका डोमेन है -∞ से 4। गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो 16 को आप यहाँ लेके आओगे, 16 को यहाँ लेके आओगे तो ये ऐसा बनेगा x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। 2 फैक्टर बनाओ तो x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका बनाओ आप डायग्राम यहाँ पे, मतलब वेवी कर्व। तो -4 के लिए, इसके लिए टर्निंग पॉइंट क्या है, +4, इसके लिए टर्निंग पॉइंट क्या है, -4, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, यहाँ पे पॉजिटिव, पावर ऑड है तो माइनस प्लस, ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। आपको चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -4 से 4, तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया -4 से 4। क्या यहाँ पे -4 चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि 0 बना रहा है। 4 चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि 0 बना रहा है, नॉट डिफाइन थोड़ी ना कर रहा है। तो आप -4 और 4 को इंक्लूडेड रखोगे, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मेथड भी होता है गाइस, जो मेथड आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। वेवी कर्व के अलावा अगर आपके पास सिर्फ 2 ब्रैकेट है ना, तो उनको सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, 2 केसेस लेते हैं। एक लेते हैं x माइनस 3 x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ये हम लोगों के क्लासेस के सर की ट्रिक है, अशरफ सर की, उनका भी चैनल जल्दी आएगा तो मैं उनकी भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब उनसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ दिया तो फिर यार कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अशरफ सर का जो यहाँ पे कंसेप्ट है उसका नाम है भाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं देखो, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मेरा नहीं है, सर का है, ठीक है। देखो कंसेप्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख दूँ वही वाला इनइक्वालिटी, x माइनस 3 x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी पे भाला चलाते। बताओ भाला कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो भाला देखो किसकी तरफ है, x की तरफ है। तो जब भाला x की तरफ होता है ना, तो x क्या करेगा, सपोज तुम्हारे सामने से भाला आ रहा है तो क्या करोगे, तुम छुपोगे, है ना। तो वैसे ही x भी हमारे जैसा ही है, x छुपता है किसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, जो यहाँ पे 2 नंबर्स होंगे। बताओ 2 नंबर्स कौन से, +3 और +7। तो x जो है वो छुपता है 3 और 7 के बीच में। तो देखो x जो है वो 3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 से 7। समझिए, देखो कितना इजीली हो गया, वेवी कर्व की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर भाला उस साइड होता, जैसे कोई क्वेश्चन था ऐसा पॉजिटिव वाला, नहीं था ना, ओके। सो खुद से बनाते ना, x + 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब की बार भाला चलाओ, भाला किसकी तरफ है, भाला 0 की तरफ है। तो जब भाला 0 की तरफ होगा ना, तो x जो होगा उसकी वैल्यू छोटे से छोटी होगी और बड़े से बड़ी होगी, ठीक है। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी होगी। बताओ +2, इसका टर्निंग पॉइंट -2 है और इसका टर्निंग पॉइंट 1 है। तो -2 और 1 में छोटा कौन है, -2। तो मतलब x की जो वैल्यू है ना वो -2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका जो रेंज है वो क्या आएगा, मतलब जो भी यहाँ पे x की वैल्यू है वो क्या आएगी, -2 से छोटा मतलब -∞ से -2 और 1 से बड़ा मतलब 1 से ∞। तो इन दोनों का यूनियन इसका क्या आएगा, डोमेन आएगा, ठीक है। अब इसको जरा मैं वेवी कर्व से करा के प्रूफ कर दूं कि राइट है। देखो जिनको वेवी कर्व नहीं समझा वो ये देख लो, मस्त मेथड है, ठीक है। जैसे ये देखो टर्निंग पॉइंट बताओ -2 और +1, यहाँ पे +∞ और यहाँ पे -∞। तो पावर ऑड है तो चला दो भाई अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे हमेशा हम प्लस ही देते हैं, हमेशा फिक्स है, परमानेंट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब -∞ से -2, -∞ से -2 और 1 से ∞, ये वैल्यू हमें चाहिए। इन दोनों को, ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए, मतलब इन दोनों का यूनियन हमें चाहिए।
सेम। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो जैसे आपके पास है x माइनस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाला चलाओ, भाला किसकी तरफ? 0 की तरफ। तो x की वैल्यू छोटे से छोटी होगी, बड़े से बड़ी होगी। 2 नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे? 5 है और 3 है। टर्निंग पॉइंट वाले नंबर देखो, हाँ 5 और 3, +5 +3। तो x की वैल्यू छोटे से छोटी, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी और 5 से बड़ी होगी। मतलब x की वैल्यू होगी -∞ से 3 और 5 से इन्फिनिटी। -∞ से 3 और 5 से इन्फिनिटी। जरा इसको वेवी कर्व से करके दिखा दूं, सेम टू सेम आएगा। देखो -5 और -3, मतलब इसका टर्निंग पॉइंट होगा +3 और +5। यहाँ पे +∞, यहाँ पे -∞, प्लस साइन यहाँ पे माइनस और प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 5 से इन्फिनिटी और -∞ से 3। सेम आया? मजा आया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे आपको बोल दूं x² लेस देन इक्वल टू 16। भाला चलाओ, भाला किसकी तरफ है? x की तरफ है। तो x छुपेगा किसके किसके बीच में? दो नंबर्स के बीच में। कौन से 2 नंबर्स? 16 का रूट +4 और -4। तो मतलब x छुपेगा -4 और +4 के बीच में। यही तो हमने अभी निकाला था। तो ये था भाला कंसेप्ट स्पेशल बाय अशरफ सर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको वे भी करो भारी लगा होगा उन लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ध्यान रखना, भाला x की तरफ तो x छुपेगा, 2 नंबर जो रहेंगे उनके बीच में। भाला अगर 0 की तरफ तो x की वैल्यू छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। बहुत काम आएगा, ठीक है, नोट कर लो। ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा अशरफ सर के अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद हम लोग रेंज को डिस्कस करके क्वेश्चन नंबर 8 के सारे रेंज वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन और फिर 2 फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, और उनके क्वेश्चन उड़ाएंगे। फिर लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग स्पेशल फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा पूरा सीरीज है हम लोगों का। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोले एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड और फिर पेरीमीटर। एरिया को आप लोगों को फंक्शन ऑफ साइड में रिप्रेजेंट करना है, फिर एरिया को आप लोगों को फंक्शन ऑफ पेरीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? सिंपल है यार। एरिया क्या होता है? एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है तो हो तो गया एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, मतलब एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ऐसा होता है क्या? एरिया कभी पेरीमीटर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स चाहिए हमें। अच्छा, मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर। अच्छा, इसमें मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? p² इक्वल टू 16s², ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे s² की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? p²/16। ये क्या मिल गई मुझे? साइड स्क्वायर की वैल्यू। तो इसका मतलब जो एरिया होगा इसका वो क्या होगा? वो पेरीमीटर का फंक्शन ऐसे बनेगा p²/16 से। तो a इज इक्वल्स टू p²/16 इसका हो गया एरिया का फंक्शन एज अ पेरीमीटर। नहीं समझे? देखो, नहीं समझे, देखो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। हम लोग डायरेक्टली एरिया को पेरीमीटर के इक्वल लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर किसी की साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर होगा 8 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया पेरीमीटर के इक्वल थोड़ी ना होता है। तो हमने पेरीमीटर का एरिया से रिलेशन बनाने के लिए ऐसा किया। देखो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, हमने कर दिया दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो p² हो गया 16s²। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है s², मतलब साइड स्क्वायर। तो यहाँ से s² की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? p²/16। तो एरिया इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा? s², और s² की वैल्यू मैंने निकाली थी p²/16। तो एरिया जो होता है पेरीमीटर का फंक्शन ऐसे होता है p²/16 से। अब समझे मैं क्या बोल रहा था? चलो, तो ये आप लोगों को लिखना है। इसको लिखना p इक्वल टू 4s, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो p² इक्वल टू 16s²। फिर लिखना सिंस a इक्वल टू s², देयरफॉर इसको दे दो इक्वेशन 1। देयरफॉर यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 से लिख के a इज इक्वल्स टू p²/16। इसको आप p/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे किया। रिलेशन जस्ट आपको ढूंढना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में और समझ जाओगे। एरिया ऑफ अ सर्कल को रेडियस के फंक्शन के फॉर्म में लिखो। तो एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी देखो πr² होता है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरे में बोला है डायमीटर के फंक्शन के फॉर्म में लिखो, तो मतलब रेडियस को बस डायमीटर में चेंज कर दो, तो πd²/4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि रेडियस होता है d/2, तो मतलब π × d/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा πd²/4।
फिर तीसरा क्वेश्चन है एरिया को सरकमफ्रेंस के टर्म्स में लिखो। तो एरिया को मैं डायरेक्टली सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर के इक्वल लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ, तो मुझे रिलेशन यहाँ पे बनाना होगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर से मैं रेडियस की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगी c/2 पाई। अब इसी c/2 पाई को यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा पाई इंटू c²/4 पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा c²/4 पाई। तो एरिया को सरकमफ्रेंस के फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं c²/4 पाई से। ठीक है, दिख रहा है ना? समझ में आया? हम क्या करते हैं, हम रिलेशन ढूंढते हैं। जैसे एरिया और पेरीमीटर के लिए मैंने रिलेशन ढूंढा, p = 4s होता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो s² की वैल्यू मिली। अब एरिया साइड स्क्वायर होता है, s² की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, मिल गया। वैसे यहाँ पे भी मैंने किया, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो मैंने c = 2 पाई आर से r की वैल्यू निकाली, r हो गया c/2 पाई और उसी पाई आर स्क्वायर में r की वैल्यू डाल दी, तो ये आंसर हो गया। आप लोग एक और चीज कर सकते हो कि स्क्वायरिंग ना करके इजीली कर लो। देखो कैसे, जैसे हमने सर्कल वाले में किया। देखो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। यहाँ से साइड की वैल्यू बताओ क्या आएगी? साइड की वैल्यू आएगी p/4। इसी p/4 को यहाँ पुट कर दो तो a आ गया p/4 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट p²/16। वही तो आपने यहाँ भी किया, c = 2 पाई आर लिखा, यहाँ से r की वैल्यू निकाली तो c/2 पाई। अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू आपने डाल दी c/2 पाई तो c²/4 पाई स्क्वायर आया। एक पाई से एक पाई कट गया तो c²/4 पाई। समझे? अब समझा कुछ? चलो, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड of 30 cm side by cutting the length x cm from each corner and folding it. Also find its domain. Express the volume of a function as a x. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर था आपका, उस स्क्वायर को जो है x सेंटीमीटर काटा गया। पहले तो 30 सेंटीमीटर का था वो, तो ये हमने बना लिया 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था और इसको बना लिया गया। फिर इसको क्या किया गया? x सेंटीमीटर काटा गया। तो हर साइड से अगर x सेंटीमीटर उड़ाया गया तो मतलब यहाँ से कुछ x सेंटीमीटर उड़ाया गया होगा, फिर इस साइड से कुछ x सेंटीमीटर उड़ाया गया होगा, इस साइड से 1 सेंटीमीटर, इस साइड से 1 सेंटीमीटर, इस साइड से x, इस साइड से x, इस साइड से x और इस साइड से x, मतलब इतना पार्ट काटा गया। समझ रहे हो? इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ठीक, आप नॉर्मल पेपर लेके आओ और उसमें कॉर्नर कॉर्नर से ऐसा स्क्वायर निकाल दो। फिर आप जब इसको फोल्ड करोगे ना तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो मतलब x सेंटीमीटर यहाँ से काटा गया, x सेंटीमीटर यहाँ से काटा गया, तो बचा कितना? बचा 30 - 2x। भाई x यहाँ से निकला, x यहाँ से निकला, पूरा 30 था, तो 30 - x मतलब 30 - 2x, तो बचा कितना? 30 - 2x। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका साइड है। तो लेंथ आपका क्या है यहाँ पे इस स्क्वायर का? 30 - 2x और ब्रेथ क्या है यहाँ पे इसका? 30 - 2x। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 30 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब साइड क्या है? साइड इसका है 30 - 2x। ठीक है, अच्छा क्यूब में हम लोग अभी नहीं जा रहे। क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, वॉल्यूम को ही एक्सप्रेस करना है, तो एरिया को हमने एक्सप्रेस किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब। अब ये L क्यूब में होता क्या क्या है पता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये होता है तीनों L में। ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ये होता है हाइट। लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है यहाँ पे मतलब जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है? 30 - 2x। लेंथ कितना है? 30 - 2x। मतलब ये दो L तो ठीक है, 30 - 2x का होल स्क्वायर रहेगा, बट इसकी हाइट कितनी होगी? तो जब आप लोग एक बॉक्स को बनाओगे, ये चारों कोनों से जब आप x साइज का निकालोगे, तो जब आप उसको फोल्ड करोगे तो उसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी x। मतलब ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। 30 - 2x का स्क्वायर, ये क्या हो गया? लेंथ ब्रेथ। हाइट कितनी है? हाइट है x, क्योंकि x सेंटीमीटर आपने काटा है, तो उसको जब फोल्ड करोगे तो वो कितना आएगा? x आएगा, तो यहाँ पे आएगा x। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कब डिफाइन नहीं होगा? तो देखो, सबसे पहले जो आप लोगों को दिया है x क्या है? x है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो x तो हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। अब ये जो अंदर की क्वांटिटी है, ये आपका एरिया है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर आप ध्यान से सोचो तो x की वैल्यू कभी भी 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपको थोड़ा लॉजिकल है, ये वेवी कर्व से नहीं होगा। वेवी कर्व से रॉन्ग आएगा आंसर। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि लॉजिक है। देखो, अगर आप x की वैल्यू 14 रखते हो, इसका मतलब क्या है पता है? x की वैल्यू 14 का मतलब ये है कि आप 14 सेंटीमीटर यहां से काट रहे हो, 14 सेंटीमीटर यहां से काट रहे हो, तो आपने 28 सेंटीमीटर काट दिया।
बट अगर आप x की वैल्यू 16 रखते हो, अगर आप x की वैल्यू 16 रखते हो तो आप 16 सेंटीमीटर यहां से काट रहे हो, 16 सेंटीमीटर यहां से काट रहे हो, मतलब टोटल आप काट रहे हो 32 सेंटीमीटर, और था कितना 30 सेंटीमीटर। तो जब वो था ही नहीं तो उससे ज्यादा काट कैसे सकते हो तुम, है ना। तो यहाँ पे वो चीज डिफाइन नहीं होगी, कब से 15 से ज्यादा। क्या 15 डिफाइन होगा? 15 भी नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि आपने दोनों साइड से 15 काट दिया तो पूरा स्क्वायर गायब, एरिया क्या बचा, वॉल्यूम क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होगा 0 से 15। समझा मैंने कैसे बताया? आपको जो आप जब वेवी कर्व बनाओगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, बट 0 से इन्फिनिटी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 16 पे ही आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जो साइड है वो सिर्फ 30 है, तो आप 15 यहाँ से काटो, 15 वहां से काटो, बस उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, राइट। तो इसलिए ओपन इंटरवल में 0 से 15, ये हो गया इसका आंसर। लॉजिक समझा? ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको फंक्शन के फॉर्म में, ये हो गया इसका डोमेन। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 से 15। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसके बाद हम लोग रेंज सीखेंगे और फिर लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है f इक्वल टू इंटरवल में सेट में ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको पता करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है z से z तक। z से z तक मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है, इंटीजर टू इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग a और b की कुछ वैल्यूज ले लेते भाई। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो a b की वैल्यू आ जाएगी 1 और a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? इस फंक्शन की वैल्यू होगी 1, 2 सच दैट a b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया, ठीक है। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 इजीली। अब मैं a की वैल्यू -1 लेता हूँ और b की वैल्यू भी -1 लेता हूँ, तो मुझे बताओ a b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a b की वैल्यू हो जाएगी 1 और a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो मतलब इस बार फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 1 और -2। तो जरा ये ऑर्डर्ड पेयर देख के मुझे एक चीज बताओ, ये ऑर्डर पेयर है 1, 2, ये ऑर्डर पेयर है 1, -2। तो अगर मैं सेट में लिखूँ ये सेट a है, ये सेट b है, तो यहाँ पे होगा कुछ 0, 1, 2, 3 कुछ होगा, मतलब जितने भी नंबर होंगे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, यहाँ पे -2 ले लो। 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है? 2 के साथ है। और यहाँ पे 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है? -2 के साथ है। तो एक बच्चे की दो माँ, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। समझे मेरी बात को? इसको ऐसा भी लिखते हैं कि इट डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? ये चीज, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना मैपिंग, इसको इमेज भी बोलते हैं। तो इसका यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक का दो इमेज है। एक का देखो रिलेशन 2 के साथ भी है, -2 के भी साथ भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में a और b की पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करोगे और फिर ऑर्डर पेयर बनाओगे। पेयर बना के देखोगे कि वहाँ पे कैसा मैपिंग आ रहा है, जैसा मैपिंग आएगा उस हिसाब से बोलोगे। डायरेक्टली भी हम बोल सकते थे, बट अभी हम उतने एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा बनाते फिर बोलते। समझा? चलो अब शुरू करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे ये मैंने बनाया था सेट ए, ये मैंने बनाया था सेट बी, और मैंने बोला था कि यहाँ पे है सपोज 1, 2, 3, 4, यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ। अगर ये फंक्शन है तो सबका यूनिक मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ये देखो सबकी यूनिक मैपिंग है और सबकी मैपिंग हुई है, तो हम लोग सेट ए के एलिमेंट्स को बोलेंगे डोमेन, सेट बी के वैल्यू एलिमेंट्स को बोलेंगे कोडोमेन, और जिसके जिसके साथ मैपिंग हुई है उसको बोलेंगे रेंज। तो यहाँ पे ए बी डी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन में कौन कौन है? देखो ए बी सी डी ई एफ, और रेंज में कौन कौन है? ए बी डी। तो क्या ये ए बी सी डी ई एफ के सबसेट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये रिलेशन याद रखना, सीधा सीधा सीटी वगैरह में पूछ लेता है, बोर्ड में भी पूछ लेता है, ठीक है। बोर्ड में पूछे एक्चुअली। तो यहाँ से इससे आप लोगों को रेंज का मतलब समझ में आया। रियलिटी में रेंज क्या होता है? रेंज वो होता है, मतलब रेंज वो होता है जो डोमेन की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज आती हैं। देखो y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ऐसा कुछ मैंने दे दिया। तो x की जो वैल्यूज पे y की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम बोलेंगे रेंज। समझे? जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू साइन x, तो x की वैल्यू अगर मैं π/6 डालूं तो y की वैल्यू आएगी देखो 1/2। मतलब मैंने x की वैल्यू π/6 डाली तो y की वैल्यू आई 1/2। अब मैं x की वैल्यू π/3 डालता हूं तो y की साइन 60 क्या होता है? √3/2। मतलब मैंने x की वैल्यू π/3 डाली तो y की वैल्यू आई √3/2। मतलब x की जो वैल्यूज पे जो y की वैल्यूज आती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेंज।
इसीलिए इसको इनपुट आउटपुट के द्वारा भी बताया जाता है मशीन के तरीके से। मशीन में आप जो इनपुट डालते हो वो होता है डोमेन, और उस इनपुट से जो बाहर आता है वो होता है रेंज। ग्राफ में बात करें तो आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज पर ही समझाया गया है कि सपोज ये किसी चीज का ग्राफ है, तो यहां से ये पॉइंट से और ये पॉइंट तक की जो ये वैल्यूज है ना, इनको हम बोलते हैं डोमेन। और ये जो हाइट है, ये वाई एक्सिस की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये यहां तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखो तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, साइक्लिक होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो देखो क्या होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ यहां से यहां तक, ये क्या होता है वैल्यू, ये 1 होता है, ये वैल्यू क्या होता है -1, इसलिए इसका रेंज होता है -1 से 1। और जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞। रेंज मतलब y की वैल्यूज, ठीक, जो x के वैल्यूज पे आती हैं। तो रेंज फाइंड कैसे करते, रेंज का मतलब समझा ना, ग्राफिकल मतलब भी मैंने समझा दिया, हाइट ऑफ द ग्राफ, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, और मैंने इससे भी बता दिया आपको रेंज क्या होता है, और मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। x की वैल्यूज पे जो y की वैल्यूज आती हैं वो होता है रेंज। रेंज पता कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो रेंज पता करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे आपने अभी डोमेन निकाला ना, वैसे ही आप लोग रेंज भी निकालोगे। कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उससे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 1 तो क्वाड्रेटिक है, दूसरा कराता हूँ पहले, फिर आपको 1 कराता हूँ। चलो, तो रेंज निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स मतलब वैसे ही लिख लो। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग दिए हुए इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखो। राइट द इक्वेशन एज y = मतलब आपको दिया है f of x = x + 2 x - 3, तो आप लोग इसको कैसा लिखोगे, y = x + 2 x - 3, ऐसा लिखोगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप राइट, दूसरा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, टर्म्स ऑफ y, मतलब इक्वेशन आपको ऐसा दिया ना, y = x + 2 और x - 3, तो इसको आप लोग ऐसा लिख दो, x = y + 2 y - 3। मतलब डायरेक्टली नहीं होगा, ये चीज मैं बताऊंगा कैसे होगा, मतलब एक हिंट दे रहा था कि मतलब x वाले सारे टर्म को इस साइड कर दो और इक्वेशन को ऐसा बना दो, x = समथिंग, कुछ भी बनेगा वो आप बाद में देखेंगे, बट इक्वेशन को ऐसा बनाओ, कैसा, y के टर्म्स में, मतलब x को इस साइड रखो और उस साइड y के टर्म्स को भेजो। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, मतलब जिनके वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट कर सके। तो y के टर्म्स में कैसा लिखोगे, x = दिस, समझे। तो इसमें x को हम लोग y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर थर्ड में पॉसिबल वैल्यूज को पता करेंगे, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। और फिर पॉसिबल वैल्यूज पता करने के बाद फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक इफ एनी वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द मेन इक्वेशन। ये चीज कैसे होगी, क्या होगी, सब मैं आपको समझाऊंगा, बट आप लोगों को अभी के लिए इसको नोट कर लेना है। रेंज पता करने के स्टेप्स, सबसे पहले फंक्शन को y = फॉर्म में लिख दो, फिर दूसरी बात उसको सारे x के वेरिएबल को इस साइड लेकर आओ और y को उस साइड भेजो, तो x = समथिंग बनाओ, उसको बनना चाहिए, बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, आप पॉसिबल वैल्यूज पता करो y की, कैसे वे भी कर मेथड है ना, जैसे अभी डोमेन पता कर रहे थे। तीसरी बात, चेक करो मेन इक्वेशन में देख के कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की जिसपे x डिफाइन नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जो ना सेटिस्फाई कर रही हो मेन इक्वेशन को, तो उसको बाहर कर दो और बाकी सारे आ गए आंसर में। समझ में आ गया स्टेप किसका, स्टेप्स टू फाइंड रेंज, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, और अब 8 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है 8th में, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 7 के रेंज हम लोग पता कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग वापस से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 2 पहले कराता हूँ। g ऑफ x आपको दिया था x + 4 / x - 2, तो मैंने सबसे बोला इसको मान लो कि लेट y = x + 4 / x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y × x - 2 = x + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा xy - 2y = x + 4, x + 4 को भी इस साइड खींच लो, तो xy - 2y - x - 4 = 0, ठीक है। अब ये देखो xy - x एक साथ ले लो और -2y - 4 एक साथ ले लो, इसको आपने एक साथ ले लिया, इसको आपने एक साथ ले लिया, इसमें से ले लो कॉमन x, तो बचेगा क्या, y - 1, ठीक है। इसमें से आप कॉमन ले लो -2, तो बचेगा क्या, y + 2 = 0। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब इस पूरे टर्म को उस साइड भेज दो तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू 2 टाइम्स वाई प्लस 2। ठीक है, अब ये y माइनस वन को इसके नीचे भेज दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस वन। ऊपर से ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2y प्लस 4 अपॉन वाई माइनस वन। देखो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, यहीं पे लेट कर लिया। दूसरा स्टेप था एक्सप्लिसिटी दिखाओ x की इन टर्म्स ऑफ y, तो देखो x को हमने इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब हमें इसकी वैल्यूज ढूंढनी है, तो बताओ ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, y की किस वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं होगा? ये डिफाइन नहीं होगा y की वैल्यू के 0 पे, तो मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज r माइनस 1, मतलब 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स इसको चलेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, कितना इजी था। रेंज पता करने का तरीका समझा? आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर वर के कॉमन ऑमन लेके किसी तरीके से x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे और फिर जैसे डोमेन पता करते थे वैसे रेंज पता कर लोगे, है ना चिंदी काम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था y इक्वल टू, लेट कर लिया हमने, लेट y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें x को y के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि x को y के टर्म्स में लिख सके। तो क्वाड्रेटिक का रेंज पता करने का मेथड देखो क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, y को उधर लेके जाते हैं तो 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसका हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला मेथड। ठीक है, देखो थोड़ा लेंदी है बट ईजी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 1 माइनस वाई, ये पूरा का पूरा c है। ठीक है, माइनस 1 माइनस वाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। a की वैल्यू देखो क्या है, 7 है, मतलब 2a तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। b की वैल्यू क्या है, 4 है, वो तो हमेशा माइनस 4 रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन किसका है? टेंशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन होगा। क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे आ जाएंगे? नॉट रियल, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए, आप इमेजिनरी नंबर में चले गए। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रेंज पता करना हो तो आप पुट कर दोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी होता है b बाय 2a माइनस b बाय 2a। तो कई सारे लोग, मतलब जेई वगैरह में मैं आप लोगों को बता भी सकता हूँ आगे चल के, बट फिलहाल बोर्ड मेथड बता रहा हूँ, ऐसा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ac मतलब 4 इंटू 7 माइनस 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 16 माइनस 28 माइनस 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 16 प्लस 28 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 28 माइनस 1 प्लस 28, माइनस 28 इंटू माइनस वाई प्लस 28 वाई, तो ये हो गया 44 प्लस 28 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 44 को वहाँ भेजो तो 28 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 44, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 44 बाय 28, मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 बाय 7, मतलब वाई की वैल्यू माइनस 11 बाय 7 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट बनाना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस 11 बाय 7 रह सकती है ना वाई की वैल्यू, किस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट हो, बट माइनस 11 बाय 7 भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि रूट 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको निकालना हो रेंज तो y को उस साइड लेकर जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। या क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सी रेंज पे ये, मतलब कौन सी वैल्यूज इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होंगी, कौन सी रेंज गलत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो आपको अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी। वो अपोजिट वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 11 बाय 7। फिलहाल ये समझ में आया ना आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो, थोड़ी सी इनइक्वालिटी सॉल्व करो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह बाकी सब बहुत ईजी है। अगर कुछ लॉजिक था तो फर्स्ट वाले में था, इसलिए मैंने पहले सेकंड वाला करवाया, मैं भी डरता हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाला करते हैं। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है बट मज़ेदार है। फंक्शन चैप्टर पहले 12th में हुआ करता था ना, मेरे समय की बात नहीं है, बहुत पहले। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था एच ऑफ एक्स का वैल्यू, हमने निकाला था, क्या निकाला था? 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5। तो हमने मान लिया यार लेट y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5, स्क्वायरिंग कर दो तो y स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5,
x प्लस 5 को यहाँ कर दो तो x प्लस 5 इक्वल टू आ गया 1 बाय वाई स्क्वायर, 5 को वहाँ भेज दो तो x इक्वल टू आ गया 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 5 वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ y की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, बोलो। बस एक जीरो ऐसा है जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, y जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए बस, और बाकी सबके लिए सेटिस्फाई होगा। तो क्या इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस जीरो है, मतलब r माइनस जीरो है? बिल्कुल गलत, इसका रेंज ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टेप्स में देखो, थर्ड स्टेप में लिखा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, तो आपने पॉसिबल वैल्यू पता कर ली कि यार जीरो के अलावा सब सही है। बट मैंने फोर्थ में भी लिखा था कि मेन इक्वेशन में जाओ और देखो कि क्या कुछ गड़बड़ी है। ध्यान से देखो, ये रूट है तो ये हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक वाले सारे नंबर डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी। जीरो इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जीरो इंक्लूड? क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो नॉन डिफाइन कर रहा है। समझे ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला माइनस वाले सारे नंबर आप नहीं ले सकते। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ y की वैल्यू -1 आ सकती है क्या? किसी भी कंडीशन में y की वैल्यू -1 आ सकती है? सोचो, x की कौन सी वैल्यू डालोगे कि -1 आ जाएगा? ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मतलब y की सारी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नॉट वैलिड है, तो इसका मतलब y सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव में भी जीरो से बड़ा रहेगा वो, तो जीरो से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है y इक्वल टू, मान लेते लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, क्यूबिंग कर दो दोनों साइड, तो y क्यूब इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी y क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही है जहाँ पे ये डिफाइन ना हो, तो इसका जो रेंज है वो पूरा का पूरा r हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में बोला है x माइनस 2 5 माइनस x, y इक्वल टू, मान लेते लेट y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 और 5 माइनस x, स्क्वायरिंग कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया x माइनस 2 और 5 माइनस x, ठीक है। तो ओपन करें ब्रैकेट को, ओपन करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू आएगा x, 5x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 10, फिर प्लस 2x, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। इसको यहाँ खींच लो तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, नहीं गलत। देखो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू को इधर खींच लो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7x नेगेटिव हो जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा, y तो इसमें वैल्यू डालो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर तो 49 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10 प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 49 माइनस 40 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 4y स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। समझे ना, इनइक्वालिटी चेंज हो गई माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक आएगा 2y माइनस 3, एक आएगा 2y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2y की वेवी कर्व बनाओ यहाँ पे, तो वेवी कर्व पे दो होंगे टर्निंग पॉइंट, एक -3/2, एक +3/2, एक इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए उस ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दो तो मिल जाएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब ये -3/2 से 3/2, तो मतलब इसका रेंज क्या है, -3/2 से 3/2। बट मेन इक्वेशन में वापस जाओ तो यहाँ रूट था, और रूट है तो इसका मतलब -3/2 से जितने नेगेटिव नंबर है सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 0 से 3/2। 0 इंक्लूड रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। 3/2 रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। तो 0 से लेकर 3/2 इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। समझे रेंज कैलकुलेट करने का तरीका क्वाड्रेटिक में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में है, मान लेते लेट y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स, रूट में स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर के साथ 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे x माइनस 3, तो इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा 7y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3। साइन सबकी चेंज कर दो, बताता हूँ क्यों। तो -7y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -x प्लस 3। ऐसा समझ सकते हो कि इसको हम यहाँ लेकर आए तो माइनस और प्लस हो गया, इसको हम वहाँ लेकर गए तो प्लस और माइनस हो गया, ठीक। इसको आप पूरे को यहाँ लेकर आओ तो -7y स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इस पूरे को वहाँ लेकर जाओ तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 7y स्क्वायर प्लस 3,
इसमें से x कॉमन लो तो आया 1 + y² इक्वल टू 7y² + 3। तो x की वैल्यू आ गई 7y² + 3 अपॉन 1 + y²। अब y की कोई भी वैल्यू डालो, आप -1 डालोगे तो भी ये 1 बना देगा। तो इसका मतलब y की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। नहीं, मेन इक्वेशन में जाओ, रूट था तो सारे नेगेटिव नंबर को छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर इसके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y = 16 - x²। y = रूट के अंदर 16 - x², स्क्वायरिंग करो तो y² इक्वल टू आ गया 16 - x²। x² को यहाँ खींच लो तो ये आ गया 16 - y²। अब रूट ले लो तो x इक्वल टू आ गया √16 - y²। तो 16 - y² हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब 4 - y और 4 + y हमेशा 0 से बड़े रहने चाहिए। तो वेवी कर्व बनाओ, वेवी कर्व में -4 डालो और +4 डालो। लोचा हुआ है, देखो यहाँ पे माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y माइनस में है। तो ये हो जाएगा y - 4, ये हो जाएगा y + 4 और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब बनाओ तो ये -4, ये +4, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना, बिकॉज < 0 है। तो -4 से 4 क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन था वो भी -4 से 4 था और इसका जो रेंज है वो भी -4 से 4 है। किए ना गलती, वापस जाओ भाई, वापस जाओ। क्या है ये, रूट में है, तो रूट में है तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब रेंज -4 से 4 नहीं, 0 से 4 आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये गलती हमेशा करोगे। तो रेंज की वैल्यू आएगी 0 से 4। समझ में आ गया। चलो, तो आई होप आप लोगों को डोमेन का मतलब, रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली इज व्हाट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, और फिर दोनों के बीच का रिलेशन और ढेर सारे क्वेश्चंस उसके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।